रेडिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी वोट चोरी की, सर के एसआईआर के सरदर्द की। अभी तक यह सरदर्द साबित हो रहा है, और चुनाव आयोग की। और यह चर्चा क्यों? क्योंकि दरअसल चुनाव सुधार के नाम पर आज संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बातें रखी, पर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो लोकतंत्र का प्रहरी है, जिसे एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, विशेष गहन पुनरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में पारदर्शिता हो, शुद्धता हो, इसको तय करने की जो अहम जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग पर तो चर्चा ही नहीं कर सकते जी। सरकार ने पहले यह कहा था, यह तर्क दिया था 1988 के तत्कालीन स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर बलराम जाखड़ की एक रूलिंग का हवाला देते हुए कि चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है तो हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। पर खैर, आज चर्चा हुई और कटघरे में चुनाव आयोग रहा। विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा था कि भाई ये एसआईआर किया क्यों गया। हर साल गहन पुनरीक्षण, ये सिर्फ विशेष का फर्क है, आईआर तो हर साल होता है। मतदाता सूची में कटौती और बढ़ोतरी लगातार होती रहती है। तो ये एसआईआर 22 साल बाद यकायक याद क्यों आया? क्या बड़ी वजह थी? और घुसपैठिए वजह है तो बिहार में घुसपैठिए तो बताया नहीं, कितने पाए गए और किस तरह से चुना जाता है चुनाव आयोग को, और उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या कोई जवाबदेही अब तय नहीं हो सकती। यह कानून 2023 में क्यों लाया गया? यह सवाल विपक्ष उठाता दिखा तो सत्ता पक्ष ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चोइया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कोई सवाल ही नहीं है। यह खामखा लोकतंत्र को, लोकतंत्र के प्रहरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सब में मनीष तिवारी ने एक अहम सवाल पूछा कि नोट बांटो खटाखट, वोट पाओ फटाफट, यह लोकतंत्र का नया संकट है क्या? कि जो भी सत्ताधारी दल है वो तो रेवड़ियां बांट सकता है, पर वो तो कोई भी बांटे। पर चुनाव चल रहा है और रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। जैसा बिहार में 10,000 रुपए खटाखट आ रहे थे महिलाओं के खाते में, और चुनाव आयोग ने अनदेखी कर दी, रोका नहीं, बल्कि जेडीयू की तरफ से दावा किया गया कि उनको इजाजत मिल गई थी। तो बीच चुनाव में इजाजत? आदर्श आचार संहिता क्या कहती है, उसका पेज नंबर 52 क्या कहता है, वो तफसील भी आपके सामने मैं रखने वाला हूं। और ये सरदर्द क्या कभी मिटेगा? और लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उनके जवाब मिलेंगे? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज संसद में, लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई। चुनाव सुधार तो नाम दिया गया, दरअसल विपक्ष अड़ा हुआ था कि एसआईआर, यह वोट चोरी का जो मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष को लगातार ताने दे रहा था सत्ता पक्ष कि ये बिहार की हार है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार कबूल नहीं रहे हैं। पर आखिरकार आज चर्चा तो हुई, और विपक्ष की तरफ से, खास कांग्रेस की तरफ से, इस चर्चा की शुरुआत की मनीष तिवारी ने। और मनीष तिवारी ने एक अहम सवाल पूछा कि ये चुनाव के दौरान अगर नोट खटाखट डलेंगे वोटर के खाते में, तो वोट भी तो उधर ही डलेंगे फटाफट।
और ये लोकतंत्र के लिए नया संकट पैदा हो गया है। फिर तो सत्ताधारी दल ठीक बीच चुनाव में ही 5 साल कोई काम ना करें और चुनाव के दौरान 10,000 रुपए, अब ये तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये दें चुनाव के बीच में भी, और चुनाव आयोग ने इसे रोका नहीं, तो फिर तो सत्ताधारी दल हारेगा नहीं। सुनिए मनीष तिवारी ने क्या कहा। ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है कि चुनाव आया, चुनाव से पहले आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है? सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। अब दरअसल बंद हो जाना चाहिए नहीं, ये हो ही नहीं सकता दर्शकों, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, यानी कि आदर्श आचार संहिता, उसका पन्ना नंबर 52, वो कहता है नो फ्रेश सैंक्शंस फॉर गवर्नमेंटल स्कीम शुड बी मेड। कोई नई सरकारी योजना, उसके लिए कोई प्रावधान आप नहीं कर सकते, फंड नहीं दे सकते। रिव्यू बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इवन इफ ऑनगोइंग शुड बी स्टॉप्ड। कोई चलती हुई योजना भी है उसे रोक दिया जाना चाहिए चुनाव के दौरान। भाई यही कहा जा रहा था ना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो वो 10,000 रुपए डले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में बिहार में, कि नहीं जी ये पहले से चल रही थी, तो इसको भी रुकना चाहिए। इसी में आगे क्या लिखा हुआ है और वहीं पर सारा खेल है। नो फ्रेश रिलीज ऑफ फंड्स ऑन वेलफेयर स्कीम्स एंड वर्क शुड बी मेड और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क अवॉर्डेड इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट वेयर इलेक्शन इज इन प्रोग्रेस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन। आयोग की इजाजत के बिना, यह हमें पता ही नहीं लगा आयोग ने कब इजाजत दे दी, बाद में चुनाव के बाद आपको ध्यान होगा, क्योंकि यह सवाल मैं लगातार उठा रहा था कि अब तो चुनाव से एक दिन पहले उम्मीदवार पैसे बांटते थे, शराब बांटते थे, अब तो सरकार पैसा बांटने लगी, आपका मेरा पैसा हमें ही देकर हम पर ही एहसान जताया जा रहा है कि लो देखो कितना तुम्हारा कल्याण कर दिया, ये पैसे दे दिया। अरे हमारे ही तो पैसे हैं। यानी कि पार्टी की जेब पर, उम्मीदवार की जेब पर कोई दबाव ही नहीं पड़ा। सरकार का पैसा, सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा है, हमारा ही तो पैसा है, हमें ही दे दिया। तो चुनाव, आप कहेंगे, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई प्रावधान विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन, तो ये इजाजत हिमाचल में क्यों नहीं दी गई? ये इजाजत जगनमोहन रेड्डी को क्यों नहीं दी गई? आंध्र में चुनाव से पहले जितनी जन कल्याणकारी नीतियां थी 14,000 करोड़ की, रोक दी गई कि नहीं चला सकते। मोबाइल बांट रहे थे अशोक गहलोत, चुनाव से पहले योजना का ऐलान कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया। अरे किसान सम्मान निधि 2019 में, तब चुनाव आयोग अलग था, वो रोक दिया गया। प्रधानमंत्री ने गोरखपुर से ऐलान किया था, पहली खेप गई, दूसरी खेप नहीं हो पाई, नए किसान नहीं जुड़ पाए। तमिलनाडु में बहुत उदाहरण है, 2011-12 के, 2004 के भी। वो टेलीविजन सेट बटने, उन पर रोक लगी थी। रोक तो हमेशा लगती आई है। अब मैंने क्यों कहा 2019 का जो मैंने जिक्र किया, तब तो बीजेपी की योजना, प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा की, किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए हर 4 महीने में, 6,000 रुपए जो सालाना दिए जा रहे थे, वो रोक दिया गया था लोकसभा चुनाव में। पर तब कानून अलग था। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे चुना जाता था, यह अलग था। और इसी पर सवाल उठाए, आज 3 अहम सवाल उठाए राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ये पूछते पाए गए 3 चीजें जो उन्होंने बोली हैं।
आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल से सीजीआई को क्यों हटा दिया गया? पहले कोई कानून ही नहीं था। 91 में एक कानून आया, 93 में उसका संशोधन आया। उसमें सीधा सीधा काम क्या था कि प्रधानमंत्री एक सूची दे देते थे, सूची आती थी उनके पास, उनके मंत्री उन्हें देते थे, उनमें से एक नाम राष्ट्रपति को बता देते थे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यों की संविधान पीठ बनाई और उसमें कहा कि देखिए, चयन के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो तय करेंगे जब तक कि सरकार नया कानून नहीं बना देती। अब 2023 में सरकार नया कानून लेकर आ गई जिसमें 3 सदस्य रहे, प्रधानमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन साथ में एक और मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यानी कि 2-1। सरकार जो चाहे, जो कहे वही सही वाला खेल हो गया। सीजीआई को हटा दिया। पर लोकपाल की नियुक्ति की बात हो, सीबीआई प्रमुख, सीबीआई का निदेशक चुना जाना हो, उसमें सीजीआई है। और यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। और कानून बदलकर जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके कामकाज, उनकी कार्यशैली, उनके फैसलों पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये उपहार क्यों दे दिया, और साथ ही साथ कि भाई ये 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं रहेगी। ये फैसला क्यों किया गया? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity? अब राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो कुछ देर पहले बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर जवाब भी आया। कुछ सवाल के रूप में राहुल गांधी से सवाल पूछे गए कि एक चुनाव आयुक्त बता सकते हैं जो कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी कमेटी के जरिए जिसका चयन किया हो, जिसमें चाहे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के या नेता प्रतिपक्ष हो। और ये मैंने आपको बताया 1991-93 में संशोधन हुआ, कानून ही कुछ अलग था। अपने यूपीए काल को राहुल गांधी भूल गए क्या? नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए, सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की। सोनिया गांधी की क्या हैसियत थी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थी। 2012 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त था, जिसको 2014 के चुनाव देखने थे, कोलिजियम में नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, लेकिन कांग्रेस ने सीधे सीधे वी संपत को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। तो वो अतीत के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही है। पर इसमें लोकतंत्र का भला हो रहा है क्या? और कुछ सवाल जो अभी तक जिनका जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक ब्राजीलियन मॉडल 22 कार्ड पर उसकी फोटो, या एक महिला 223 कार्ड उसके नाम पर, या बिहार में 1,22,000 डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड मिले एसआईआर पूरा होने के बाद भी। इनके जवाब कौन देगा? पर वहां तो एक ढाल मिल गई है, एक सुरक्षा कवच 2023 में जो कानून बना है, कोई जवाब ही नहीं पूछ सकता, ले ही नहीं सकता। ज्ञानेश कुमार अपने मन मर्जी से क्या ज्ञान बांट सकते हैं? और जो इस बार एसआईआर, अब 2 दिन बचे हैं, 36 दिन हो गए, 38 लोगों की मौत हो गई है, 11 ने खुदकुशी की। सबसे ज्यादा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में। पर इसकी पलट तस्वीर यह भी है कि 51 करोड़ में से 50 करोड़ 58 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और डिजिटाइजेशन हो गया है 99.18%, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। और यूपी में भी डिजिटाइजेशन, यानी कि आसान भाषा का इस्तेमाल करूं, जो आपने फॉर्म भरा उसको ईसी की, चुनाव आयोग की साइट पर बीएलओ ने अपलोड कर दिया है। वो आंकड़ा है
0.14%, बस 29 लाख बचे हैं फॉर्म उत्तर प्रदेश में। तो सब चंगासी या जो सवाल हैं वो तो जस के तस मुंह बाए खड़े हैं और इनके जवाब क्या मिलेंगे नहीं। और ये लोकतंत्र के लिए सही है क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोट चोरी पर तकरार, चुनाव आयोग जिम्मेदार? और नोट खटाखट वोट फटाफट, लोकतंत्र के लिए बढ़ता संकट या लोकतंत्र का बढ़ता संकट? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट एनडीए का अहम घटक है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र मुन्ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष। इस पैनल में सबसे युवा कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के आदेश रावल, लेकिन तजर्बा इन्हें भी अच्छा खासा है। लेकिन सबसे तजुर्बेकार इस पैनल में हैं केसी त्यागी, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए खेमे से आते हैं। तो केसी त्यागी, पहले तो मैं जो मनीष तिवारी ने सवाल पूछा है कि भाई चुनाव के दौरान भी पैसे डाले जाएंगे तो सत्ताधारी दल हारेगा कैसे? और ये नोट खटाखट वोट फटाफट, ये लोकतंत्र का बढ़ता संकट नहीं है क्या? फिर तो चुनाव के दौरान सरकारी घूस दी जा रही है और चुनाव आयोग खामोश बैठा रहा, मौन बैठा रहा, या मौन स्वीकृति दे दी आपको? संदीप जी, आशा है कि जैसे मैंने आपका संबोधन बगैर इंटरप्शन के सुना है, 2-3 मिनट का मुझे समय दीजिए। 3 मांगे उन्होंने रखी हैं और मैं जेपी मूवमेंट में बना था बीएम तारकुंडे कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशंस आई थी। बाद में गोस्वामी कमेटी बनी जिसकी रिकमेंडेशंस आई थी, और एक इंदिरा आयोग बना था विधि आयोग का, उसकी रिपोर्ट आई थी। मैं चाहता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर उसको प्रस्ताव पास कर दें कि हाँ, चुनाव आचार संहिता इस तरह से होंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे कांग्रेस पार्टी की भाषा पर है। और सुरेंद्र जी, बिल्कुल नाराज मत होइएगा, मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट चोरी नहीं हुई है। माफ़ करना, आपका जनाधार चोरी हो गया है। वरना मुलायम सिंह जी की पार्टी, मायावती जी की पार्टी सत्ता में कैसे आ जाती हैं और आप कैसे नहीं आ पाती। और मैं कुछ चीज़ें सुनाऊंगा। मैं, ये नौजवान साथी मेरे मिस्टर काका हैं और मैं उस समय मुलायम सिंह जी के साथ था। मैं इन्हीं से हाँ भी भरवाना चाहता हूँ, क्या 1980 के चुनाव में जसवंत नगर में जब बलराम सिंह जीते थे तो क्या पैसे का बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी? ये मने करे कि नहीं हुई थी? 1972 में पश्चिमी बंगाल में देश का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता ज्योति बसु 1972 में चुनाव छोड़ के भाग गया, विड्रॉ कर लिया। सिद्धार्थ शंकर रे ने बड़ा बाजार में सारे बूथों पर कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे पिछली चीजें क्यों उठा रहे हो? नहीं, इसलिए उठा रहे हैं वो मैं समझ गया आप इसलिए उठा रहे हैं। ये जिक्र आप क्या ये कह रहे हैं कि पहले वोट चोरी होती थी तो हम भी कर रहे हैं, पहले दूसरे तरीके से होती थी, हम साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव इनका जो इंदिरा आयोग है, विधि आयोग है, वो कहता है ईवीएम से चुनाव कराओ। जब ईवीएम से चुनाव होने लगे कहने लगे चोरी हो रही है। भाई, आप भी थोड़ा नसीहत दो कांग्रेस के अपने मित्रों को कि आपके जनाधार में मेरा राजनीति में कोई मित्र नहीं है। 67 से शुरू हो गया, फिर ये 70। आई एम सॉरी, ये मैं मित्रों से मेरा मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी, आपके हम भी मित्र हैं, ये भी मित्र हैं। उस सेंस में मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, अभी भी आपने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैं ना केसी त्यागी साहब, आपने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, चुनाव के दौरान 10,000 रुपए बांटा जाना ये सरकारी घूस है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 चुनाव में जो पैसा दिया गया उसकी वजह से हम चुनाव जीते हैं,
ये बिहार के सरकारी मतदाताओं का घूस है या अपमान। नहीं ना, मैं अपमान की आप बात ही पूरे नहीं। चुनाव में रहे। आप सवाल, सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दे दीजिए, ये घूस है या नहीं? नहीं, घूस नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। तो जो किसी को 2005 मोबाइल से चला देना, रहा है। एक मिनट सुनिए ना, तो किसी को मोबाइल देना, अशोक गहलोत मोबाइल बांट रहे थे, वो घूस हो जाती है। 10,000 घूस नहीं होते। अशोक गहलोत को नहीं करने दिया जाता। जगन मोहन रेड्डी 14,000 करोड़ की जन कल्याणकारी नीतियां रोक दी जाती हैं क्योंकि पन्ना 52 आदर्श आचार संहिता का कहता है नो फ्रेश सैंक्शंस, या जो स्कीम चल भी रही है शुड बी स्टॉप टिल कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस, या चुनाव से आयोग से इजाजत लेनी होगी। आपको इजाजत मिल जाएगी, बाकियों की इजाजत रुक जाएगी। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुई। होना चाहिए। अगर आप मेरे जैसे लोकतंत्र प्रेमी आदमी से, जिसने आपातकाल में जेल काटी है, उससे पूछना चाहते हैं तो कानून और नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। नहीं, उसको सुरक्षा कवच दे दिया जाए। एक सेकंड सर, आपने अहम बात कही, क्योंकि आप देखिए, आप इतनी साफ गोई से बात करते हैं, इतना तजुर्बा है, दर्शकों को समझने की जरूरत है कि हाँ होनी चाहिए, ये जवाबदेही होनी चाहिए, पर जवाबदेही के नाम पर सुरक्षा कवच दे दी है क्या सरकार ने? 2023 का जो कानून है, केसी त्यागी साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 आयुक्त, वो कोई भी फैसला लें, कोई भी प्रक्रिया अपनाएं, उसकी अदालती समीक्षा नहीं हो सकती। आप अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। यह कौन सा लोकतंत्र है? स्वायत्तता के नाम पर एक संवैधानिक संस्था को ऐसा सुरक्षा कवच दे दो तो बेलगाम नहीं हो जाएगा क्या? क्या यह खतरा नहीं है? आपका जो संबोधन है मुझे बहुत प्रिय लगता है, लेकिन जब कांग्रेस के मित्र ये सवाल उठाते हैं मुझे उस समय अप्रिय लगता है। किस लिए? मैं राज्यसभा में था, मेरे बराबर में गिल साहब बैठे थे, MS गिल साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल ऑफ ए सडन ही बिकेम कांग्रेसमैन, और ऑल क्या, ऑफ ए सडन ही बिकेम मिनिस्टर, खेल मंत्री भी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। नवीन चावला का मैंने इसीलिए जिक्र भी किया, बीजेपी भी उठा रही है, पर कांग्रेस के पापों का सहारा लेकर आप यहां पर कौन सा पुण्य कर रहे हैं? सवाल मेरा यह है केसी त्यागी साहब। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सवाल मेरे मित्र कांग्रेस के उठाते हैं, मेरे बहुत बढ़िया मित्र सुरेंद्र जी, ये कोई होली बुक है क्या? कौन कौन सा पाप इन्होंने नहीं किया क्या? किया है। संजय सिंह है, जनता ने ऐसा जवाब दिया। इनके तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए 2 टर्म में। 2014 में 44 पर सिमट गए, 52 पर सिमट गए 2019 में। पर उसका मतलब, जनादेश का मतलब क्या ये है? ज्ञानादेश भी सुनना पड़ेगा हमें? ज्ञानेश कुमार का आदेश देश को देखना पड़ेगा क्या? उनको ऐसा सुरक्षा कवच क्यों दिया गया है? ये लोकतंत्र के लिए सेहतमंद है क्या? मजबूती देता है क्या? मैं पहले ही अपने संबोधन में संदीप जी आपसे कह चुका कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, और चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को। और इतना ही नहीं, जो BM तारकुंडे कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें था कि चुनाव आयोग का अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। कौन बनते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी? DM गाजियाबाद, DM मेरठ, DM मुजफ्फरनगर, DM कानपुर, DM इटावा। ये चुनाव के दौरान, तो इन सवालों के जवाब तो नहीं मिल रहे ना त्यागी साहब। आप बात मान भी रहे हैं, पर इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। अब सरकार ही तय करेगी। चलिए, पहले तैयार कर रही थी, आपने एक प्रक्रिया में बदलाव करके बात तो वही हुई, कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो। पहले कांग्रेस तय करती थी, अब आप तय कर रहे हैं। ऊपर से एक सुरक्षा कवच भी दे दिया। अब ये सवाल कि भाई ये गहन पुनरीक्षण विशेष इसमें जुड़ गया, जो इसकी जरूरत क्या थी? गहन पुनरीक्षण तो हर साल होता है, ये क्यों किया और बिहार में ही क्यों किया? इसका जवाब देने को तैयार नहीं। आयोगों की, ये चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त इसका जवाब देने को तैयार नहीं। जवाब कैसे ले सर? जवाब नहीं देना होगा क्या चुनाव आयोग को? ये मैं तीनों आयोगों की रिपोर्ट में लिखा है, गोस्वामी में, BM तारकुंडे में, विधि आयोग में, कि चुनाव प्रक्रिया में जो आप कह रहे हैं, ECI का जो मृत हैं, जो जगह छोड़ गए हैं, जो नए मतदाता हैं, उसके लिए हर साल पुनर्निरीक्षण कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो विशेष गहन पुनरीक्षण की बिहार में
जनवरी को तो गहन पुनरीक्षण पूरा हो गया था ना सर, नवंबर से चला था 2024, 2025 6 जनवरी को खत्म हुआ, फिर से जून में ऐलान करने की क्या नौबत आ गई, क्या जरूरत आ गई? ये पता तो होना चाहिए ना देश को। ये भी पता होना चाहिए देश को कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनीलाल मंडल, उन्होंने बयान दिया कि हम कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता और कांग्रेस पार्टी की सुप्त अवस्था की वजह से चुनाव हारे। बड़ा गलती की हम लोगों ने चुनाव में। यहाँ पर देश के लोकतांत्रिक ढांचे का सवाल है। कांग्रेस अपना भट्टा बैठाने के लिए तैयार है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भट्टा बैठे, पर यहाँ लोकतंत्र का मैं बड़ा सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता। नहीं, आप चाहें या ना चाहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक मजबूत विपक्ष नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। एज ए डेमोक्रेट मुझे फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी के रूप में उभरे और इफेक्टिव तरीके से अपने रोल का बहुत अच्छी बात, आप ही की बात को रखता हूं, आप ही की बात को आगे रखते हुए कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए। तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि वो बाइंडिंग नहीं था क्योंकि उस वक्त तक कोई कानून ही नहीं था, कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश तय करें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, उसको बदलने की जरूरत क्या थी? अब 2 मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष, जरूरत क्या है? नेता प्रतिपक्ष क्या करेगा? जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो फिर सीबीआई प्रमुख में सीजीआई की जरूरत क्या है उस पैनल में? या लोकपाल के लिए सीजीआई उस पैनल में क्यों शामिल हैं, पर मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए क्यों नहीं है? आप खुद कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर कह रहे हैं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए सर। हम तो जेल से लिकट करके सरकार बनाए हैं संदीप बाबू। सारा अपोजिशन जेल में था 77 में, और इंदिरा गांधी भी हार गई, 85 की 50 सीटें हार गई। जन समर्थन होना चाहिए। एंड आई एम सॉरी टू से कांग्रेस पार्टी तो जन समर्थन, वोट चोरी से जन समर्थन खींचा जा रहा है, या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है आपका? सुरेंद्र राजपूत, जन समर्थन लाइए ना। कह रहे हैं केसी त्यागी, हम तो जेल में बैठे थे, 77 में तख्ता पलट कर दिया था इंदिरा गांधी का। 2 बातें संदीप जी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो मैं केसी त्यागी जी को धन्यवाद देता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। इन्होंने एक बात कही, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि वोट चोरी कतई नहीं हुई। वोटों की तो डकैती हुई, और डकैती भी ऐसी हुई जैसे अंग्रेज भी नहीं करते थे। हम लोगों की लड़ाई अंग्रेजों से क्या थी संदीप भाई? क्या केसी त्यागी जी बताएंगे? 2 ही तो लड़ाई थी हम लोगों की अंग्रेजों से। पहली बात यह थी कि हम ये कहते थे कि हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, ये मानो, और दूसरी बात हम ये कहते थे कि हमें अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए, ब्रितानी सरकार को हम नहीं मानेंगे, और वो सरकार हम वोटों के जरिए चुनेंगे। आज 75 साल बाद वही बात दोबारा से अंग्रेजों के जो लोग हैं वो लोग लेकर के आ गए। ज्ञानेश गुप्ता के जरिए लाए, किसी के जरिए लाए, मैं नहीं कहता, लेकिन 2 चीजें बड़ी साफ मैं बताऊं आपसे, इसी बहस में निकली, और मैं खुले मन से मानता हूं कि लोकतंत्र में कांग्रेस की गई अतीत की कमियों को सामने ढाल बना करके भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल कब तक देश को गुमराह करेंगे, नंबर 1, कब तक लोकतंत्र की हत्या करेंगे, नंबर 2, और कब तक इस देश के संविधान को कुचलेंगे, नंबर 3। नहीं, पर सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना सुरेंद्र राजपूत। मैंने 91 के कानून, उसमें संशोधन 93 में जो हुआ, इसीलिए जिक्र किया। आप भी तो खुद ही चुनते थे ना प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस का आदमी कह दे वही सही। सोनिया गांधी ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनवा दिया 2005 में। आप भी तो अपनी मनमानी करते आए हैं। मैं तो देखिए, मैं यहां पर अपनी कमियों की, अगर कोई किसी वक्त कानून नहीं था और उस वक्त जो सरकार करती थी, मैं उसको सही साबित करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त कानून होता तो हम वही काम करते, चूंकि लोकतंत्र को बनाने वाले हम, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम, संविधान को बनाने वाले हम। नहीं बना कोई बात नहीं, जब से बना तब से आपने उसको क्यों हटाया, सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या?
जब बन गया था कानून, जब यह चीज हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे उसमें, अगर लोकतंत्र की मर्यादा को रखना है तो एक निरपेक्ष आदमी होना चाहिए, एक सत्ता पक्ष का, एक प्रतिपक्ष का, एक निरपेक्ष। आपने निरपेक्ष आदमी को हटा करके अपनी सत्ता पक्ष के कैबिनेट मिनिस्टर को रख लिया, तो कोई अंधा भी कह देगा कि ये तो गलत है। आप बताइए, जब कानून बन रहा था तब आपने ये काम नहीं किया, और आप 1991 में, 1990 में नहीं, क्या नाम, सुझाव भी दे रहे हैं मंगल ग्रह पर, और आपके नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो 3 सुझाव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वोटिंग से 1 महीने पहले मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए। उपलब्ध करा भी दें। आपके कितने बीएलए लगे हुए हैं? 2 दिन बचे हैं अभी यूपी में, आपके बीएलए तो दिखते नहीं मैदान में। आप कह रहे हैं नहीं जी, हमें 1 महीने पहले मतदाता सूची उपलब्ध करा दें, मशीन रीडेबल। हाँ, तो अब आप हमको एक बात बता दीजिए, आप हमें मतदाता सूची रीडेबल देने के अधिकारी हैं। अगर हम कमजोर होंगे उसमें, अगर हमारे बीएलए नहीं होंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो चुनावों की डकैती हो रही है, जो हम तो कहते हैं हम आज आपसे बहस करने नहीं आए, हम तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आए। चुनाव की हार और चुनाव की जीत तो चलती रहेगी। अभी जैसे हम होली बुक नहीं है, हम तो मान लिए, लेकिन हम होली बुक नहीं है तो अपने पाप हमारे पीछे क्यों छुपा रहे हो केसी त्यागी साहब? भारतीय जनता पार्टी के पाप हमारे पीछे क्यों छुपा रहे हो? आप हमको बताओ ना। हमारी कमियों के पीछे हम, बीएलए नहीं है मान लीजिए, समाजवादी पार्टी के बीएलए है मान लीजिए, हमारे 57%, 60% बीएलए हो चुके हैं ये मान लीजिए, ठीक है 40% नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या नाम, आप लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं करोगे कांग्रेस के बीएलए अब आप कहने लगते हैं सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की इजाजत देने वाला कानून वापस हो, विशेषज्ञों को ईवीएम दिखाई जाए। अरे वो लंदन में बैठे थे, लंदन ही था क्या? कपिल सिब्बल पीछे बैठे हुए थे, ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, वो तो सारा दिखा दिया। अब कह रहे हैं कि उसका आर्किटेक्चर, उसका ढांचा हमें पता ही नहीं, ईवीएम के अंदर क्या है क्या नहीं। ये बड़ी देर बाद याद आई राहुल गांधी को, संसद के पटल पर यही तो बोला। हम तो नहीं तो सदन के पटल पर अगर ये बोला है तो इसमें गलत क्या बोला? इसमें कपिल सिब्बल कहां से आ गए? हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नहीं था, मान लीजिए हम मशीन रीडेबल मांग रहे हैं, तो अगर कुछ गलत मांग रहे हो तो आप बता दीजिए। और कपिल सिब्बल ने समंदर पार आप दिखा रहे थे ना ईवीएम हैक हो सकती है, बता दीजिए। तो वो ईवीएम हैक के प्रूफ, वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देते, वहां पर तो दिखे नहीं। वो संदीप भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस इलेक्शन कमीशन के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। इंग्लैंड कपिल सिब्बल इसलिए नहीं गए थे कि वो मशीन देखे, इंग्लैंड कपिल सिब्बल इसलिए गए थे कि चुनाव आयोग ने मशीनों को हाथ लगवाने से मना कर दिया था। आप क्यों कंप्यूटर विशेषज्ञों को हाथ लगवाने नहीं देते? और हम आज की डेट में मशीन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एसआईआर की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी देने की, कानून को विड्रॉ करने की। जो हम 3 बात कर रहे हैं, उन तीनों बातों में असंवैधानिक क्या है? हम तो ये बात पूछ रहे हैं आपसे। इन सवालों के बिल्कुल एक मिनट महेश वर्मा, क्या इनके जवाब नहीं मिलने चाहिए? जो यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं, या कांग्रेस का अतीत आप गिनवाते रहिए, वर्तमान में आप कभी आएंगे नहीं, अतीत में आप घुमाते रहेंगे। सवाल ये है कि जो सवाल उठाते हैं वही पलट जाते हैं। अच्छा, और कब तक पलटेंगे आप? संविधान को लेकर जिस तरह से आप पलटते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से, अच्छा, इसीलिए सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं। 10 मार्च नहीं, बिल्कुल जरूरी है साहब। क्यों नहीं? जनता दे रही है ना, जनादेश के जरिए क्या मिल रहा है वही मिल रहा है। 10 मार्च 2025 को लोकसभा में पानी पी के विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी ने एसआईआर की मांग उठाई और कहा कि स्वच्छ और शुद्ध मतदाता के बगैर जो है चुनाव कराना जो है वोट चोरी के समान है। तो राहुल गांधी की तब एसआईआर पुण्य हो गया, एसआईआर की मांग की थी। और जब अब एसआईआर की मांग की थी, चुनाव एसआईआर की मांग की थी कि वोटर लिस्ट की शुद्धता की मांग की थी। अच्छा, मतलब जो आईआर होता है 6 जनवरी को जो खत्म हुआ बिहार में, वो हर साल जो होता है गहन पुनरीक्षण, वो तमाशा होता है। सर तमाशा है ये।
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया, जो गहन संविधान के पुनरीक्षण आप 324 सुनते से नहीं लेकर हैं, 329 आप तक मन जो बनाकर आते हैं। महेश, मैंने क्या कहा आपको? इंटेंसिव रिवीजन हर साल होती है। गहन पुनरीक्षण क्या तमाशा हुआ जो नवंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 बिहार में पुनरीक्षण हुआ था, वो तमाशा था क्या? नहीं, कौन कह रहा है कि मतलब उसको तमाशा इन लोगों ने बनाया? किन लोगों ने? जिन लोगों को लगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जिनको ये लगा कि इसके जरिए जो है मरे हुए लोगों का जो वोट ये हड़प लेते थे, जो किसी तरह से इन केन प्राकेण जो है उन सब चीजों को, मतलब जो ये प्रवासी लोग होते थे, एसआईआर उनके करवाया वोट का क्यों इस्तेमाल गया? करते थे। आज तक चुनाव आयोग ने आपको जवाब बुरा क्यों दिया लगा? है। एसआईआर मुझे बुरा क्यों कोई लग कुछ रहा है? बुरा नहीं, चुनाव आयोग ने ये पूछना चाह रहा हूं, एसआईआर की जरूरत क्या पड़ी? इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बुरा अच्छा तो मुझे क्या लगना, कोई अगर ये कह रहा है भाई आपने करवाया क्यों, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा एफिडेविट देके और एक रिपोर्ट पूरी दायर की गई क्या कि जवाब क्यों दिया? किया जा रहा है, क्या कारण बताया गया। क्या कारण था? और उस कारण अरे मेरे को के पता ही बाद नहीं जो है- लगा, बताइए ना क्या कारण था? क्या कारण, क्या कारण बताया, बताइए तो सर प्लीज। मैं तो ये कह रहा हूं कि कारण स्पष्ट था। सर कारण स्पष्ट था कि जिन लोगों की मौत हो गई है, जो नहीं रह रहे वो हैं, तो या जिस गहन प्रकार पुनरीक्षण में से पता लग जाएगा। समस्या वो तो बता गहन रहे हैं पुनरीक्षण कि में पता लग वो जाएगा। जो है विशेष कि गहन वो पुनरीक्षण जो की है क्या कई जरूरत थी? लोगों के थे। और बिहार में ही, वो भी मानसून के समय पर। विशेष गहन नहीं, विशेष गहन नहीं, ये कैसे होगा मुझे आप बता दीजिए कि क्या इस तरह के कवायद लोकतंत्र में करना, क्या ये गैर संवैधानिक है? अच्छा, कोई क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वायत्त जो संस्था ठहराया, है, उससे सवाल ही ना गलत है? पूछा जाए क्या ये होना कि चाहिए? आपने ये प्रक्रिया क्यों अपनाई, आपने ये फैसले क्यों लिए? उसके खिलाफ आप भी लगातार कहते रहते अदालत चले जाओ। अदालत जा ही नहीं सकते। चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी आप तय ही नहीं कर सकते 2023 के बाद। ये इतना बड़ा सुरक्षा कवच क्यों दिया गया है कि हम सवाल ही ना पूछ पाए? सर सुरक्षा कवच पहले भी था। कब था? सर, सुरक्षा कवच कब पहले था? भी था। अनुच्छेद 329 पढ़ लीजिए। क्या? हाँ, बताइए, एक बार खोलकर अनुच्छेद बताइए। संविधान का अनुच्छेद हाँ, 329 में भी- क्या लिखा है? क्या लिखा है? सर, पढ़िए, फिर 29 व्हाट्सएप में ज्ञान भी है देने कि लगे। अगर उसके कोई भी कामकाज होगा, हाँ, सर मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान की बात नहीं है। हाँ। कामकाज, अगर चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त के किसी भी कामकाज में किसी भी तरह के अदालती कार्रवाई और हस्तक्षेप जो है मनाही है उस अनुच्छेद के तहत। अच्छा, ये अलग से कानून मैं पर स्पष्ट वैसे ही आपको बता बना रहा हूं। दिया? पढ़ के मैं सुना देता हूं। हाँ, पढ़ के सुनाइए प्लीज। खोलिए 329। सर मैं वैसे नहीं बनाया। खोलिए, और कैसे नहीं बनाया? ये वो कानून था या पहली खोलिए। बात- तो 2023 में अलग से कानून बनाने की क्या जरूरत हो गई? खोलिए। अभी मैं इतने सर, आशुतोष से 2023 में एक कानून मिनट, जो एक बनाया गया मिनट। था वो- अरे आप वो मत सर, समझाइए। मैं 329 खोल खोलिए, दूंगा। खोलिए। आपका- आशुतोष, सर, पहले से ही चुनाव आयोग के कामकाज पर कोई सवाल, कोई अदालती दखल, कोई याचिका दाखिल नहीं हो सकती थी क्या? या ये कवच सिर्फ 2023 में पहनाया गया? यही विपक्ष आज बड़ा आरोप लगा रही थी, सत्ता पक्ष पर लगा रहा था, बस सत्ता पक्ष पर। नहीं, मुझे लगता है कि गलत कोट कर रहे हैं महेश वर्मा जी। दरअसल आर्टिकल 329 साफ तौर पर कहता है कि जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब उस दौरान अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती है। हाँ, ये अलग चीज है। बस। चुनाव ये आयुक्त जो की किया गया। जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने पर कोई मनाही नहीं थी 2023 से पहले। तो उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन चुनावी प्रक्रिया में नहीं होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ये जो किया गया है ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर है। जो आखिर क्या जरूरत थी कि आपने 2023 में यह कानून बनाया कि अगर चुनाव आयुक्तों में से कोई भी कुछ भी करे उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको इम्यूनिटी दी जा सकती है? क्यों? तो ये अपने आप पे संदेह पैदा करता है कि आप ये क्यों करें। और उसके ठीक पहले आप ये क्या करते हैं कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का जो पैनल है जिसमें सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप उनको हटा के उसमें अमित शाह को डाल देते हैं। नहीं, पर वो तो अंतरिम आदेश था कि जब तक अगर सरकार कानून नहीं, बनाए नहीं, तो संदीप, सरकार कानून बनाए, ऐसा कुछ निर्देश नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं सीजीआई होने चाहिए। संदीप देखिए, हाँ। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हो चाहे ना हो, एक आदेश था, उस आदेश में ये साफ तौर पर कहा गया था कि भाई अगर निष्पक्ष और अगर उस निर्णय को अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव कराने की
और ये बहुत ही महती है। जरूरी यह है कि चुनाव आयोग न केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखे, और निष्पक्ष होते हुए दिखे इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो अभी निष्पक्ष दिखे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी नियुक्ति में सीजीआई भी होना चाहिए, लीडर पोजीशन में जाए। तो मतलब जो आप कह रहे हैं ये सुरक्षा कवच तो दिया गया है, 36 दिन हो गए, 38 लोगों की मौत हो गई, 12 उत्तर प्रदेश में, 10 मध्य प्रदेश में, 6 गुजरात, 5 पश्चिम बंगाल, 3 राजस्थान, 1 केरल, 1 तमिलनाडु। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई याचिका या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कह सकता चुनाव आयोग ने के चलते, क्योंकि कईयों की डाइंग डिक्लेरेशन है कि मुझ पर निर्वाचन अधिकारी ने, एसडीएम ने, कानून गो ने दबाव डाला तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इनके ऊपर केस नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल केस हो सकता है। इस कानून के तहत सिर्फ चुनाव आयुक्त ने जो काम किया है अपने 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 अधिकारों के, उसके वजह से सिर्फ उन पर केस नहीं हो सकता। डीएम के ऊपर केस हो सकता है, कानूनगो के ऊपर केस हो सकता है, पटवारी के ऊपर केस हो सकता है, और ये साफ तौर आत्महत्या के लिए, उकसाने के लिए केस हो सकता है। ये कहना गलत है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं गलत है, लेकिन मनोज काका आप तो गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे ये 1 महीने में नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ते बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने, आपकी बात पर रिस्पॉन्ड किया था। और अब 98.14% उत्तर प्रदेश में डिजिटाइजेशन हो गई है, देश भर में तो ये 99.18%। 29 लाख वोटर ही तो बचे हैं, 2 दिन हैं अभी। आप तो हाय तौबा मचा रहे थे। नहीं, हम हाय तौबा इसलिए मचा रहे थे, और गला फाड़ने का जो सवाल है वो इसलिए है कि हम आप जो भी पूरा जो भारत है, जो पूरा देश है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था पर चल रहा है, लोकतंत्र एक संवैधानिक मान्यता पर चल रहा है। और ये व्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ला दिया। ये व्यवस्था जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां और बहादुर शाह जफर के साथ मंगल पांडे ने जब बलिदान दिया, भगत सिंह ने, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तब ये हमको आपको लोकशाही की, लोकतंत्र की, जमहूरियत की व्यवस्था मिली है। और ये जमहूरियत की, लोकतंत्र बचा रहा है। इसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चिल्ला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बताया कि मैं कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह के 5:30 बजे से रात के 1 बजे तक अपने बीएलए से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहां हमारा फॉर्म भरा गया, कहां नहीं भरा गया, कहां कितना ये इन्यूमरेशन फॉर्म। आप क्या ये कह रहे हैं ममता शर्मा हमारी दर्शक हैं, पीसीआर वापस लाइए उस सवाल को, ग्रेटर नोएडा वासी हैं ये हमारी दर्शक, जो ये सवाल पूछ रही हैं वो कुछ इस तरह से है। ये टीएन सेशन का ज़माना नहीं, ज्ञानेश जी का दौर है। खाता ना बही, जो सरकार से ज्ञान मिले वही सही। थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि टीएन सेशन से आपको याद होगा कि सरकार ने एक बार कहा था, जिस सरकार ने उनकी नियुक्ति किया था, और त्यागी सर अच्छे से जानते होंगे, सरकार ने कहा था, सरकार के विधि मिनिस्टर ने, कि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो टीएन सेशन ने, बीबीसी लंदन की रिपोर्ट है, टीएन सेशन ने कहा कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं कि मैं सरकार का सहयोग करूंगा। और आज जो ज्ञानेश कुमार है, उनकी स्थिति क्या है? ज्ञानेश कुमार, जो संविधान के अनुच्छेदों की बात हो रही है, सब लोग पढ़ लें देश के संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है, देश के निर्वाचन आयोग के क्या क्या दायित्व हैं। और हमारे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। आज उनके सवालों ने ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र, लोकशाही के प्रति अगर देश में किसी नेता की संपूर्ण दृढ़ता है और विश्वास है तो अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि ईवीएम हटा दो, और हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी लोकसभा सदस्यों के ईवीएम के सहारे 37 सीटें आपने जीती, अब ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। आप साहब सुनिए तो इस देश में ईवीएम पर सबसे पहले सवाल लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था और किताब लिखी थी। मैं गलत हूं तो बताइए। नहीं, किताब की प्रस्तावना लिखी थी, किताब जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखी थी। तो किसने सबसे ज्यादा विरोध किया था? लाल कृष्ण आडवाणी, और उस पर किताब लिखी बीजेपी ने। अब सवाल यह है कि जो देश, जो लोकतंत्र में, जिनके पूरी दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है, वहां आप अमेरिका को तो आदर्श मानते होंगे, जर्मनी को आदर्श मानते हो, जहां जहां लोकशाही है। अब हम चाइना और रशिया को तो आदर्श नहीं मान सकते लोकतंत्र के पैमाना पर। तो हमारा सवाल, हमारे नेता ने तो बहुत बड़ी बात कही। परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं क्या? हाँ, जल्दी खत्म कीजिए ना, अभी बैठे हुए हैं धीरेन्द्र मुन्ना। कभी परिस्थितियों के हिसाब से कभी नहीं बदलता समाज। हमारे नेता ने बड़ी बात कही, और देश के सदन से लेकर सड़क तक पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80
ठीक लोकसभा है, 403 अखिलेश यादव का विधानसभा बहुत की कर लिया आपने, महिमा मंडन हो गया, बहुत हो गया महिमा मंडन। धीरेन्द्र मुन्ना, पर अभी मूल सवाल ये नोट बटे खटाखट और वोट पड़े फटाफट और चुनाव आयोग ताली बजाए, सहमति दे दे, विपक्षी शासित राज्यों में कहे जन कल्याणकारी नीतियां रोकनी पड़ेंगी क्योंकि आदर्श आचार संहिता ऐसे कहती है। तो ये लोकतंत्र का कौन सा मॉडल बढ़ावा मिल रहा है जिसे? ये कौन सा मॉडल है? ये लोकतंत्र में संदीप जी आपको पता है कि समय समय पर हर हमेशा लोग का ये चुनाव आयुक्त बदलते रहते हैं। स्वतंत्र इकाई है ये। 1990 से लेकर के अभी तक कई आयुक्त आए हैं। नहीं, आपको इजाजत दे देते हैं, अशोक गहलोत को रोक लेते हैं, जगन मोहन रेड्डी को रोक लेते हैं, हिमाचल सरकार को रोक लेते हैं। ये तो पक्षपाती रवैया हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर रुपया बांटा गया यहाँ, ये इसको बांटा तो गया ही है, ये सरकारी घूस नहीं है क्या? चुनाव के दौरान आप किसी के खाते में 10,000 डाल दो, वो किसी और को वोट दे देगा? मुझे बताइए थोड़ा सा। संदीप जी, ये माई बहन योजना का घोषणा हुआ था, ये घूस के तौर पर हुआ था। तो चुनाव के दौरान कैसे पैसे डल रहे हैं? अगले दिन चुनाव है, आज रात को 10,000 रुपए डल रहे हैं। पहले शुरुआत उससे पहले हुई थी, आपको तो उससे क्या हो गया? तो वो तो मोबाइल फोन भी बांट रहे थे। जन कल्याणकारी नीतियां 14,000 करोड़ की जगन मोहन रेड्डी ने चुनाव से पहले घोषणा कर रखी थी। इन लोगों यही चुनाव आयोग 2019 में किसान सम्मान निधि पर रोक क्यों लगा देता है पहली खेप के बाद चुनाव के दौरान? सुनिए ना संदीप जी, एक भी व्यक्ति को बताइए कि आचार संहिता लगने के पहले मोबाइल किसी के हाथ में दिया गया हो अशोक गहलोत के समय में? उन्होंने सिर्फ माई बहन योजना। कैसी बात कर रहे हैं आप? दिए गए 2019 में पहली खेप किसान सम्मान निधि की चली गई थी, मार्च में चुनावों की घोषणा हुई तो रोक लगा दी चुनाव आयोग ने। मैं तो अभी वही टेलीफोन वाले मामले पे आता हूं कि सिर्फ घोषणा की गई थी। और जब किसान सम्मान निधि, चलिए आपकी बात मान लेता हूं, किसान सम्मान निधि की पहली खेप चली गई थी, उसे रोका क्यों गया चुनाव के दौरान? इसी चुनाव आयोग ने रोका। अच्छा, पहले आपके सवाल को मैं फ्लिप कर दूं। अच्छा, वाह, अब उसी पर अड़े रहिए कि नहीं जी, ना ना ना, पहले राजस्थान नहीं, कैसे रुकी थी? इसको आगे बढ़ाता हूं। हाँ, मूल सवाल ये है संदीप जी कि चुनाव आयुक्त पे जितना आप उनको घेरने का, आप इन द सेंस की विपक्ष, नॉट यू, तो वो घेरने के बजाय मुझे लगता है कि जन सरोकार के मुद्दे उठाने चाहिए। अपनी हार संपादकीय सलाह मत दीजिए, संपादकीय सलाह आपको मुबारक। चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं बता रहा हूं, और हम इसी से तसल्ली कर लें कि जी कानून ऐसा है। एक मिनट, आदेश रावल, चुनाव आयोग से सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे फिर तो? देखिए, यही तो बहस है इस वक्त की कि चुनाव आयोग को आपने इतनी बड़ी इम्यूनिटी दे दी है कि आप ना उसके सवाल पूछ सकते हैं, और जो विपक्षी पार्टियां जो लगभग 42% इस देश के वोटर्स का रिप्रेजेंट कर रही है संसद के अंदर, अगर उनके कुछ मन में शंका है, उनमें कुछ सवाल है, उसके जवाब भी चुनाव आयोग अभी तक नहीं दिए हैं। अभी तक जितने भी केसेस वोट चोरी के आए हैं, जो उदाहरण के साथ राहुल गांधी ने पेश किए हैं, हरियाणा को लेके, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को लेके, और क्यों आप डाटा लीड करना चाहते हैं 45 डेज के बाद सीसीटीवी फुटेज का, क्यों आप मशीन डाटा नहीं देते हैं, इन किसी भी सवालों के जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने सामने आके नहीं दिए। नहीं, मैं पलटकर एक और सवाल करता हूं। अगर राहुल गांधी, एक सेकंड आदेश, अगर राहुल गांधी बेमानी आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, फिर तो ऑल द मोर रीजन इट शुड बी द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि आए और पोल खोल कर रहे राहुल गांधी की। चुनाव आयोग एक ऐसा रेफरी हो गया है कि जो 100 किलो के पहलवान की कुश्ती 40 किलो के पहलवान से करवा रहा है। यानी आपने किसी भी रीजनल पार्टीज के लिए या गैर बीजेपी सरकारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ी ही नहीं है। आप जितने भी इम्यूनिटी दे रहे हैं, जितनी इम्यूनिटी आपको सरकार ने दी है, उतनी इम्यूनिटी आप सत्ता पक्ष को दे रहे हैं हर तरीके से, चाहे 10,000 खाते में भेजने की बात हो, चाहे उनके लोगों को नोटिस भेजने की बात हो, चाहे चुनाव के दौरान बयानबाजी ऐसी हो रही है जिसमें हिंदू मुसलमान होता हो या जातियों के भेदभाव होता हो। तो जितनी ज़्यादा सहूलियत
सरकार ने चुनाव आयोग को दी है, उतनी सहूलियत बदले में चुनाव आयोग सत्ता पक्ष को, सरकार को दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 40 किलो का पहलवान 100 किलो के पहलवान से नहीं जीत सकता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसमें आपने शुरुआत में 100 बातों की एक बात आदेश भाई, SIR का जो ये सरदर्द है, ये सरदर्द, हाँ करिए, बात पूरी कीजिए। एक सेकंड बस। आपने जिक्र किया कि अशोक गहलोत को, बाकी सरकारों को इन्होंने अनुमति नहीं दी। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है आपने नहीं दी, क्या आप अगले साल ममता बनर्जी को, स्टालिन को, केरल की लेफ्ट सरकार को ये अनुमति देंगे? इससे आपकी मंशा का पता लग जाएगा। एक 100 बातों की एक बात, आखिरी सवाल आदेश आपसे, भाई SIR की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो बताना चाहिए ना आकर चुनाव आयोग को। IR तो हर साल होता है ना। तो वही तो बात है कि चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, ना मीडिया के सवालों का, ना विपक्ष के सवालों का, ना जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसका भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने सामने आके नहीं दिया है। मैंने आपके शो में बार बार एक बात बोली है कि चुनाव आयोग को एक बड़े से विज्ञान भवन जैसे हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के और कैमरों के सामने एक सब सवालों के जवाब देने चाहिए, ताकि इस देश के लोगों का भरोसा इस इंस्टीट्यूशन नहीं, ये जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। ये कानून की आड़ लेकर एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था ही क्यों ना हो। आशुतोष, आखिरी एडिटोरियल कमेंट आपसे, वो जवाबदेही से थोड़ा बच सकता है। नहीं, लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही से कैसे बच सकता भाई? आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग पर कभी इस तरीके के तीखे हमले हुए। आखिर लोकतंत्र का मतलब सत्ता पक्ष तो होता नहीं है, लोकतंत्र का मतलब विपक्ष भी होता है। समूचा विपक्ष आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार की लीडरशिप पे चुनाव आयोग पे संदेह पैदा कर रहा है, अविश्वास पैदा कर रहा है। और ये बात ना तो सरकार सुनने के लिए तैयार है, ना ही चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्महत्या कर रहे हैं BLO, और चुनाव आयोग की तरफ से आपने एक सेंटेंस सुना उनको लेके? एक सेंटेंस नहीं सुना आपने। उल्टे षड्यंत्र की बात की जा रही कि बिहार में तो नहीं हुआ, यहां कैसे हो गया। ये जो इनसेंसिटिविटी है, और बिहार में भी मौतें हुई थी उस वक्त। जिस तरह का सिलसिला अब बढ़ा है, वो छिटपुट 2-2, 4-4 दिन, 5 दिन बाद वो खबरें आ रही थी, तो उन्होंने उतनी ट्रैक्शन गेन नहीं की। पर यहाँ पर कि वहाँ हुई या यहाँ नहीं हुई, लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और चुनाव आयोग भी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो जवाब तो देना होगा, या बस कानून की आड़ ले ली जाएगी? इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है क्या? सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।